शांतिपुर नाम के एक छोटे से गांव में आरव अपनी पत्नी सिया के साथ रहता था। सिया का दिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसके सांवले रंग की वजह से गांव के लोग उसे ताने देते थे। यहाँ तक कि उसकी सास भी उसे हर समय अपमानित करती रहती थी। एक दिन आरव सिया से कहने लगता है, अरे सुनो बहू, मैं काम पर जा रहा हूँ। और सुनो, माँ अगर तुम्हें कुछ कहे तो ज्यादा बहस मत करना, ठीक है? तुम चुपचाप सब कुछ सुन लेना। और जानती ही हो, माँ थोड़ा ज्यादा ही बोलती है। वो तो जानते हैं कि मैं किसी से ज्यादा अच्छे से बात नहीं करती, क्योंकि माँ तो मुझे बहुत उल्टा सीधा सुनाती है। लेकिन उनकी किसी बात का जवाब मैं नहीं देती, हमेशा मुंह बंद करके सब कुछ सुन लेती हूँ। इस मोहल्ले में कोई है जो मुझे अच्छी बात बोले? सब तो मुझे कितने तरह की बातें सुनाते हैं। मेरे रंग को लेकर मुझे कितनी कड़वी बातें सुनाते हैं। मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे बहुत दुख होता है, जानते हो ना? देखो, तुम भी मोहल्ले की किसी की बात मत सुनना, समझी? मैं तुम्हारे साथ घर बसाकर रह रहा हूँ। जब तुम्हारे रंग से मुझे कोई समस्या नहीं है तो मोहल्ले वालों की समस्या से क्या फायदा बताओ? नहीं, तुम किसी की कोई बात नहीं सुनोगी, समझी? तुम मेरे साथ हो, इसी कारण तो मुझे बहुत भरोसा मिलता है। और तुम्हारा मुंह देखकर मैं किसी से कोई बात नहीं कहती। मैं सब कुछ मुंह बंद करके सुन लेती हूँ और सुन लेने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम इंसान बहुत अच्छे हो। अच्छा ठीक है, सुनो, मैं फिर काम के लिए निकलता हूँ। फिर देर हुई तो मालिक मुझे उल्टा सीधा सुनाएगा। ठीक है, तुम घर पर रहना, मैं फिर आता हूँ अभी। अच्छा ठीक है, तो तुम सावधानी से जाओ और काम से जल्दी घर वापस आ जाना। ये सब बातें बोलकर आरव काम पर जाने के लिए निकल पड़ता है। फिर आरव काम पर जाने के लिए निकल पड़ा था और ठीक तभी आरव की माँ काव्या उसे बुलाकर कहने लगी, अरे बेटा, तू काम पे जा रहा है रे। सोचा तो था बहुत कुछ, और हो गया क्या से क्या। क्या ही बोलूं रे बेटा। अरे माँ, तुम्हें फिर क्या हुआ? तुमने क्या सोचा था और क्या हुआ, बताओ तो सही। मेरे कितने सपने थे तेरे लिए। एक चांद सी बहू लेकर आऊंगी, लेकिन वो नसीब में कहाँ जुड़ा। देख, एक काली भूतनी को तू ब्याह कर ले आया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा उस लड़की से शादी मत कर, शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी कोई बात नहीं सुनी। देख परख कर उस भूतनी लड़की को तू ब्याह कर ले आया बेटा। माँ, फिर तुमने सुबह सुबह ये सब बातें शुरू कर दी। मैं अभी काम पर जा रहा हूँ और काम पर जाते समय तुम्हें ये सब बातें बोलने का समय मिला। माँ, सिया क्या खराब है बताओ तो? उसका रंग सांवला है तो क्या वो बुरी हो गई क्या? उसका मन एक बार देखो तो, वो कितनी अच्छी है। हमारे घर के लिए सब कुछ करती है, तुम्हारे लिए इतना काम करती है, तुम्हारी सेवा करती है। उसके बाद भी तुम उसे ऐसी ऐसी बातें सुना रही हो। देख बेटा, अगर किसी और सुंदर लड़की से तेरी शादी कराती तो वो भी तो आकर मेरी सेवा करती, घर के सारे काम करती, तो क्या होता। देख तो, मोहल्ले का कोई उसे अच्छा नहीं कहता, सब देखते ही थू थू करते हैं। तो तू ही बता, ऐसी बहू घर में लेकर आया है, हमारा कोई सम्मान रहता है? मान सम्मान सब चला जाता है। देखो माँ, मोहल्ले वाले क्या बोले ना बोले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। घर मैं बसा रहा हूँ। जब मुझे सिया से कोई समस्या नहीं है तो मोहल्ले वाले क्या कहें ना कहें उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता माँ। और अब तुम जरा चुप रहो माँ। सिया को लेकर ये सब उल्टी सीधी बातें बोलना बंद करो। सिया को तुम अपनी बेटी की तरह प्यार करो, देखना सब कुछ अच्छा ही होगा माँ। क्या बोला तू? उस काली भूतनी को मैं अपनी खुद की बेटी समझूंगी? कभी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उस काली भूतनी को मैं अपनी बेटी कभी नहीं मान पाऊंगी। समझा तू बेटा? तू जो सोचना है सोच ले, और तेरी बहू के साथ मेरा कभी नहीं बनेगा, समझ गया? तेरी बहू मुझे कभी खुश नहीं रख पाएगी। हाँ, उससे अच्छा एक काम कर बेटा, इस काली भूतनी को ही घर से निकाल कर एक रूपवती लड़की को तू घर लेकर आ रे बेटा। देख, तेरा जीवन और उज्जवल हो जाएगा रे। देखो माँ, मैं सिया से प्यार करता हूँ और सिया के साथ ही घर बसाना चाहता हूँ। किसी और लड़की से मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मेरे जीवन में सिया ही श्रेष्ठ है। ये सब कहकर आरव गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन सिया अपनी सास के पास जाकर उनसे पूछती है, माँ, बोल रही थी कि घर में तो साग सब्जी कुछ भी नहीं है। आप जरा बता दीजिए ना, आज क्या खाना बनाऊं? क्या ही पकाएगी रे काली भूतनी, मेरा मुंह काटकर पका देख, तब तुझे थोड़ी शांति मिलेगी, समझी? छी छी माँ, ये आप क्या बात कह रही हैं? ये सब बातें एकदम मत बोलिए माँ।
और इस तरह से क्यों बात कर रही हैं मेरे साथ? मैंने क्या गलती की है बताइए ना माँ। देख काली भूतनी, एकदम ज्यादा नाटक मत कर मेरे सामने, समझी? और सुन, तेरे हाथ का खाना खाना मुझे एकदम पसंद नहीं है। क्या करूं, मेरी उम्र हो गई है, उतने अच्छे से कामकाज नहीं कर पाती। तेरे जैसी काली भूतनी के हाथ का खाना खाना मुझे एकदम पसंद नहीं है। माँ, मेरा रंग सांवला है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो खुद से काली नहीं हुई। माँ, ईश्वर ने मुझे जैसा बनाया है मैं तो वैसी ही हूँ ना। आप एक बात बताइए तो, काली माँ का रंग तो काला है, तो सब तो काली माँ को बहुत पसंद करते हैं। तो आज अगर हमारा रंग काला है तो लोग इतनी कड़वी बातें क्यों सुनाते हैं बताइए तो। छी छी काली भूतनी, तू भगवान के साथ अपनी तुलना कर रही है। सुन, तुझे जो खुशी हो वो पका, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे बस 2 निवाले खाने की जरूरत है। क्या किया ना किया वो भी देखने की जरूरत नहीं है। तू जाकर खाना चढ़ा। सिया अपनी सासू माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगता था। सिया कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप रहती थी। फिर सिया खाना बनाने के लिए निकल जाती है। देखते देखते ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, मगर सिया एक दिन पानी लाने जाती है और वहां 2 औरतें आपस में बात करने लगती हैं। देखो दीदी देखो, वो काली पानी लेने आ गई। कैसे काव्या ने इस काली भूतनी के साथ इतने सुंदर बेटे की शादी कर दी, वो कौन जाने। पूरे बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया इस काली भूतनी के साथ शादी कराने के बाद से। वो तो सही कहा दीदी, पर मैंने एक बात सुनी है, इस काली भूतनी का पति उसे बहुत प्यार करता है। क्या ही बोलूं, पति अगर काली भूतनी को देख इतना प्यार करता है तो हम गांव के लोग उसे छी छी करके क्या फायदा, बताओ तो जरा। जानती हो दीदी, काव्या मौसी हमारे घर आकर कितना दुख जता रही थी। बोल रही थी कि अपनी बहू एकदम पसंद नहीं। सोचा था एक सुंदर लड़की को घर की बहू बनाएंगी, लेकिन वो ना हो सका। जानती हो दीदी, मैं एक बात सोच रही हूँ, इतनी काली औरत का अगर अब एक बच्चा हुआ तो क्या होगा, बताओ तो। वो बच्चा अगर और काला हुआ तो मौसी को फिर रोका नहीं जा सकेगा, एकदम सीधा वहीं हार्ट अटैक आ जाएगा। लगता है स्वर्ग का टिकट कट जाएगा तब। ऐसी बातें बोलकर वे बहुत हंसने हंसाने लगती हैं, लेकिन दूसरी ओर सिया को उनकी बातें सुनकर बहुत दुख लगता है। फिर वो पानी लेकर घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद सिया गर्भवती है, लेकिन वो मन ही मन बहुत डरती रहती थी। वो सोचती थी कि उसका बच्चा अगर काला हुआ तो उसकी तरह उसके बच्चे को भी सब बुरा भला कहेंगे। देखते देखते ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। सिया आखिरकार एक कन्या संतान को जन्म देती है। एक दिन सिया की सास उसके पास आकर कहने लगती है, ये कैसे संभव हो सकता है? तू इतनी काली और तेरी बेटी इतनी गोरी कैसे हुई? इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? बताओ तो सही। अब लगता है अपनी पोती के कारण मैं मोहल्ले में थोड़ा मुंह दिखा पाऊंगी। ये तो कह पाऊंगी कि मेरी पोती सबसे सुंदर है। माँ, अब आप इस छोटी सी बच्ची को लेकर ही पड़ गईं। इतने दिनों तक मैं काली थी, इसीलिए मुझे लेकर बहुत बातें सुनाती थीं। लेकिन देखिए, आपकी पोती तो कितनी सुंदर हुई है। अब लीजिए, अपनी पोती को लेकर अब आप दिन भर खेलिए। देखते देखते ऐसे ही और कुछ साल बीत जाते हैं। इधर सिया की बेटी अनाया बहुत बड़ी हो जाती है, मगर अनाया इतनी सुंदर हुई थी कि उस गांव की सबसे सुंदर लड़की अनाया थी। अच्छा अनाया, जरा कुएं से पानी लेकर आ। घर में बिल्कुल पानी नहीं है, जा रे। ठीक है माँ, वो मैं ला दूंगी। लेकिन माँ, एक बात बोलूं, तुम सारा दिन सिर्फ हमेशा काम ही करती रहती हो। तुम्हें बहुत दुख होता है माँ। क्यों? तुम थोड़ा बाहर घूमने क्यों नहीं निकलती, बताओ तो सही। नहीं रे अनाया, मैं घर में ही ठीक हूँ। बाहर जाऊंगी तो पड़ोस के लोग मेरे बारे में बहुत बातें करेंगे, इसीलिए तुझे ही पानी लाने को कहती हूँ। पर जानती हो माँ, तुम काली हो पर तुम्हारा मन बहुत साफ है। मैं अगर तुम्हारी जैसी बन सकूं तो मुझे खुद पर बहुत गर्व होगा माँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने अनाया को इतना सच्चा और नेक दिल बनाया। अक्सर जो लड़कियां दिखने में सुंदर होती हैं, उनमें घमंड आ जाता है,
लेकिन भगवान ने मेरी अनाया को वैसा नहीं बनाया। उसने उसे सुंदर होने के साथ साथ विनम्र और ईमानदार दिल भी दिया है। अच्छा अनाया, अब जा, बहुत बातें हो गईं। अब जल्दी से पानी ले आ जरा। अनाया जब पानी लाने जाती है, ठीक वहीं मोहल्ले की 2 पड़ोसनें बात करने लगती हैं। ये देखो, ये सिया काली की बेटी जा रही है गो। कितनी सुंदर हुई है। माँ, जो इतनी काली, और बेटी देखो कितनी रूपवती हुई है। लगता है इतना रूप हमारे मोहल्ले की किसी लड़की के पास नहीं है। सच में कितनी रूपवती लड़की हुई है रे बाबा। कभी तो सोच ही नहीं पाई थी कि उस काली की बेटी इतनी रूपवती होगी। वो तो सही कहा दीदी। हमारे इस इलाके में ऐसी सुंदर लड़की एक भी नहीं है जो इस लड़की में इतनी सुंदरता है। उसकी माँ तो इतनी काली, उसकी बेटी इतनी रूपवती कैसे हुई, वही तो समझ नहीं आ रहा। बाबा, सचमुच हमने उसकी माँ का काम अपमान किया है क्या? काली काली कहकर बहुत अपमान किया है। अपनी सास तो अपनी बहू को पसंद भी नहीं करती थी, और अब देखो पोती को पूरा सिर पर चढ़ा कर रखा है। पोती के बिना तो कुछ चलता ही नहीं। पर जानती हो दीदी, मैंने सुना है शहर से कोई एक उस अनाया को पसंद करने लगा है। उसका रूप देखकर पूरा मुग्ध हो गया है। कह रहा है कि शादी का प्रस्ताव भी दिया है। तू ये सब क्या कह रही है रे? तो एक बात बोलूं, ऐसी लड़की को देखकर कौन मुग्ध नहीं होगा बताओ तो? लड़की जो रूपवती सुंदर हुई है, कोई भी लड़का देखेगा तो पसंद करेगा। लेकिन फिर भी उसकी माँ जो इतनी काली और बेटी जो इतनी सुंदर हुई है, फिर भी उसकी माँ की काली छाया बेटी के शरीर पर रत्ती भर नहीं पड़ी। सब किस्मत की बात है गो दीदी, किस्मत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। उस कालू की किस्मत में देखो सब कुछ ही अच्छा है। वो तो सही कहा। काव्या मौसी पोती का मुंह देखकर बहू का काला रंग जैसे भूल गई हैं। इसी कारण तो बहू के नाम पर अब और कुछ नहीं कहती। हर समय देखो पोती की तारीफ ही करती रहती हैं। ऐसे गांव के सभी लोग सिया की बेटी को लेकर प्रशंसा करने लगते थे। उसकी सुंदरता इतनी अच्छी थी। क्या हुआ अनाया, तुझे इतनी देर क्यों लग गई? रास्ते में कुछ हुआ था क्या? जानती हो माँ, पानी लाने जब गई थी तो मोहल्ले की 2 औरतें मेरे बारे में बात कर रही थी। मेरी सुंदरता देखकर वो प्रशंसा कर रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी। माँ, देख अनाया, तू उन लोगों की बातों को ज्यादा दिल पर मत लिया कर। वो लोग सिर्फ सुंदर लोगों की ही तारीफ करते हैं। मेरे बारे में भी उन्होंने बहुत बुरी बुरी बातें कही थीं। कहते थे कि मैं इतनी काली हूँ तो मेरे बच्चे भी बहुत काले होंगे। मैं समझती हूँ माँ, सब समझती हूँ। पर जानती हो माँ, मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर आजकल के लोग रूप ना देखकर मन देखकर प्यार करते तो आज तुम्हारे रंग को लेकर कोई तुम्हें अपमानित नहीं करता। माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुझे मेरी तरह सांवला नहीं बनाया, वरना जो लोग आज तेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं वही तेरे बारे में अच्छा नहीं बोलते। पर जानती हो माँ, एक ना एक दिन सब अपनी गलती समझ जाएंगे जरूर। जो तुम्हें अपमानित करते हैं वही एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम देख लेना माँ। लोग मेरे बारे में जो चाहे कहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, छोड़ इन सब बातों को। चल, मैं तुझे खाना देती हूँ। तुम्हारे पापा के आने का समय भी हो गया है। आ, मैं खाना परोसती हूँ। मगर दूसरी ओर इस गांव के धनीधर का लड़का था आर्यन। मगर वो 2 दिन हुए शहर से घर वापस आया है। तभी एक दिन आर्यन की माँ श्रेया आर्यन से कहने लगती है, सुन बेटा, अगर तुझे कोई लड़की पसंद आए तो बताना रे बेटा। और सुन, भूल कर भी इस गांव में किसी लड़की को मत पसंद कर लेना। मेरी बहुत दिनों की इच्छा है रे बेटा, तेरे लिए एक चांद सी बहू लेकर आऊंगी। समझ गया? क्यों माँ, तुम शहर की लड़की को इतना क्यों पसंद करती हो? और वैसे भी गांव की लड़कियां तो अच्छी होती हैं। तुम जो कह रही हो गांव की किसी लड़की को मैं पसंद नहीं करूंगा, तो क्या गांव में क्या कोई सुंदर लड़की नहीं है क्या? बताओ तो।
देख बेटा, मेरी इच्छा तुझे एक शहर की सुंदर अमीर लड़की देखकर शादी कराऊंगी। और गांव में कहाँ और अच्छी लड़कियां हैं, एक ही लड़की है, वो बहुत सुंदर दिखती है। लेकिन उस लड़की के साथ मैं तेरी कभी शादी नहीं कराऊंगी। वो काली माँ की बेटी है, समझ गया? उसकी माँ बहुत काली है रे बेटा, इसलिए काली माँ की बेटी के साथ मैं तेरी शादी नहीं कराना चाहती। माँ, किसी को कभी रंग से मत परखो ना माँ। रंग से क्या होगा बताओ तो? इंसान का मन अगर साफ हो तो रंग की क्या जरूरत है बताओ तो? और तुम जो कह रही हो गांव की सुंदर लड़की एक ही है, तो उसका नाम क्या है, सुनू जरा। देख बेटा, वो सब तो एकदम नहीं समझेगा। मैं तुझे साफ बात बता रही हूँ, तू गांव की किसी लड़की की तरफ एकदम आंख उठाकर भी नहीं देखेगा, समझा तू? मैं तुझे एक शहर की अच्छी लड़की देखकर शादी कराऊंगी। अगर तूने कोई पसंद की है तो वो भी बोल, मैं उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। पर वो शहर की लड़की होनी चाहिए, समझा? देखो माँ, इन सब शादी ब्याह के बारे में अभी मैं नहीं सोच रहा हूँ, इसलिए तुम मेरे कान के पास ये शादी शादी मत बोलो ना माँ। देखा जाएगा, जब मुझे लड़की पसंद आएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। ये कहकर आर्यन गुस्से में वहां से चला जाता है। एक दिन अनाया जब रास्ते से जा रही थी और जाते जाते आर्यन के साथ अनाया की पहली मुलाकात हो जाती है। आर्यन उसे देखकर स्तंभित हो जाता है। वो सोचने लगता है कि गांव की किसी लड़की भी इतनी खूबसूरत हो सकती है। सुनो, एक बात पूछूं? मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, इसलिए सोचा तुमसे बात कर लूं। तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम इसी गांव में रहती हो? मेरा नाम अनाया है और हाँ, मैं इसी गांव में रहती हूँ। वैसे अगर अचानक यूं बात करने से तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर देना। मैं बस यूं ही तुमसे जान पहचान करना चाहता था। मैंने भी तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, इसलिए लगा कि शायद तुम यहाँ नए हो। हाँ, मैं शहर में काम करता हूँ और काफी दिनों बाद गांव आया हूँ। सच कहूँ तो गांव बहुत बदल गया है। बचपन में जो जगह अपनी सी लगती थी, अब सब कुछ थोड़ा अलग लग रहा है। यहाँ आकर ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही गांव में अजनबी हो गया हूँ। ऐसा होता है जब हम बहुत समय बाद किसी जगह लौटते हैं तो सब कुछ बदला बदला सा लगता है, लेकिन धीरे धीरे सब फिर से अपना सा लगने लगता है। और वैसे भी गांव के लोग इतने बुरे नहीं होते, बस उन्हें समझने में थोड़ा समय लगता है। मैं यहाँ किसी को अच्छी तरह जानता भी नहीं, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन तुमसे बात करके पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे ये जगह इतनी भी अनजान नहीं है। लेकिन पता है, कभी कभी किसी की एक अच्छी सी बात भी दिल को अपनापन महसूस करा देती है। जैसे अभी तुमसे बात करके मुझे लगा कि इस गांव में कोई तो है जिससे बात करके अच्छा लग सकता है। अच्छा जी, इतनी जल्दी किसी को अपना समझ लेते हो? तुम्हारी बातों में एक अलग सी मिठास है। बहुत कम लोग पहली मुलाकात में इतना अपनापन दे पाते हैं। पहली बार मिलकर इतनी तारीफ करोगे तो कोई भी शर्मा जाएगा। मैं तारीफ नहीं कर रहा, बस जो महसूस हुआ वही कह रहा हूँ। अनाया आर्यन की ऐसी बात सुनकर शर्मा जाती है। वो और कोई बात नहीं करती, वहां से जल्दी घर चली जाती है। उसके बाद कई दिनों तक आर्यन और अनाया बीच बीच में मिलते रहे और बातें करते रहे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। एक दिन आर्यन अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। गांव की जो लड़की है ना, अनाया, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी आप शादी के लिए लड़की देखने की बात कर रही थी, तो आप मेरी शादी उसी से करवा दीजिए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी शादी उस गांव की लड़की से करवा दूंगी? उसकी माँ का रंग सांवला है और मैं उस घर की लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होने दूंगी। माँ, मैं उसे प्यार करता हूँ, और वैसे भी उसकी माँ का रंग काला है तो क्या हुआ बताओ तो? उसकी माँ भी तो इंसान है। तो तुम लोग रंग देखकर क्यों इस तरह फैसला कर रही हो माँ? ये एकदम अच्छी बात नहीं है माँ। मुझे इतना सब नहीं पता। मैंने एक बार कह दिया ना तो कह दिया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं होऊंगा। एक दिन सिया की पड़ोसन उसके पास आकर उससे कहने लगती है, अरे क्या रे सिया, तूने क्या कुछ सुना है कि गांव में क्या बातचीत हो रही है या नहीं हो रही? तेरी बेटी के साथ ना
वो जो शहर से पढ़ाई करके आया है लड़का ना, उसके साथ ना थोड़ा प्रेम वेम चल रहा है क्या? सुना मैंने ये सब। तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या सच में अनाया ने प्यार किया है? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अनाया ऐसा कभी नहीं कर सकती। देख सिया, मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन समाज को क्या चुप करा पाएगी बताओ तो? समाज ये कभी स्वीकार नहीं करेगा कि काली माँ की बेटी शहर के लड़के से प्यार करे। वो ये कैसे मान लेंगे बताओ तो? और वैसे भी ये बात गांव में पूरी फैल गई है रे, सबके मुंह पर यही चर्चा है। वे दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी अनाया वहां आ जाती है। अनाया, मैं ये सब क्या सुन रही हूँ रे? लोग जो बातें कह रहे हैं क्या वो सच हैं? तू उस शहर के लड़के से प्यार करती है? माँ, वो शहर का लड़का नहीं है, वो तो हमारे गांव का लड़का है, पर शहर से पढ़ाई करके आया है, इसलिए तुम लोग शहर का लड़का कर रही हो। पर सच कह रही हूँ माँ, मैं उसे सच में प्यार करती हूँ, लेकिन सब मुझे दोष दे रहे हैं माँ। मैं क्या करूँ बताओ तो माँ? मैंने अकेले प्यार नहीं किया, उसने भी मुझे उतना ही प्यार किया है। देख माँ, प्यार कोई पाप नहीं है रे, लेकिन लड़ाई सबसे बड़ी कठिन है। तू अगर मन से प्यार करती है तो हिम्मत रख मन में, और एकदम मत डरना। सब तुझे बहुत डराएंगे, लेकिन नहीं, मन की शक्ति रख माँ। इसी तरह सिया अपनी बेटी को हौसला देने लगती है। आर्यन और अनाया के प्यार की बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई थी। हर गली, हर चौपाल पर बस उन्हीं की चर्चा होने लगी। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। देखिए प्रधान जी, मैं और अनाया एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसलिए मैं अनाया से शादी करना चाहता हूँ। तो समाज क्या बोला ना बोला, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, प्यार करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन दोनों का बराबर होना भी जरूरी है। मैं ये रिश्ता कभी भी नहीं मानूंगी। उसकी माँ का रंग बहुत सांवला है। अगर वो लड़की हमारे घर की बहू बन गई तो पड़ोस वाले हमें ताने देंगे कि देखो, काली की बेटी को बहू बना लिया। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहती, लेकिन मैंने एक ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसने मेरा रंग नहीं देखा, मेरे मन को पहचान कर मुझसे प्यार किया है। यही शायद उसका अपराध था प्रधान जी। प्रधान जी, मैं जानती हूँ लोगों की कड़वी बातें कैसी होती हैं, वो सिर्फ मैं ही अच्छे से जानती हूँ। आज मेरा रंग देखकर इस गांव के सब लोगों ने मुझे बहुत बातें सुनाई, लेकिन सारा दुख मैंने अपने सीने में दबा कर रखा था। किसी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरा पति मेरे साथ था। मेरी सासू माँ ने भी एक दिन मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई थीं, लेकिन फिर भी मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक लड़की जब काली होती है तो उसे कितना दुख होता है, सिर्फ वही जानती है। उसके आसपास सब उसे बहुत बातें सुनाते हैं, लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैं मुंह बंद करके चुप थी। लेकिन मेरी बेटी सुंदर है, सिर्फ मुंह से नहीं, उसका मन भी बहुत सुंदर है। मुझे गर्व है कि ऐसी बेटी को मैंने अपनी कोख में पाला है। आज ऐसा समय आ गया है कि सब सबके रंग से तय करते हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा। इसीलिए तो देखो, जो काले होते हैं समाज के लोग उन्हें कितना छोटा और नीची नजर से देखते हैं। उन्हें अपमान पर अपमान करते ही रहते हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि उनके मन को कैसा दुख हो रहा है या नहीं हो रहा। सिया की बात सुनकर आर्यन की माँ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो सिया से माफी मांगने लगती है। सिया, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर आज मुझे समझ आया कि प्यार किसी के रंग को देखकर नहीं, बल्कि उसके मन को देखकर किया जाता है। इस रिश्ते से अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वे दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।